here. Each non-zero element has its multiplicative inverse. अपना multiplicative inverse रखता है ना, multiplicative inverse अपना multiplicative inverse रखता है। इसका मतलब कि यह हो गया, जब इसका मतलब कि then either A0 और B0 is unit, यही ना, या तो A0 यूनिट होगा या तो B0 यूनिट है, यहाँ पे कंफर्म है, यहाँ पे कोई ना कोई एक आपका यूनिट होगा। तो देखिए अब क्या कहानी हुई यहाँ पे कि आपने fx इज इक्वल टू एफ को पॉलिनोमियल के रूप में लिया है ना, तो आपको इस तरह से मिल रहा है कि जो fx को px इंटू qx के रूप में लिखा आपने, तो अगर यह इररेडुसिबल पॉलिनोमियल है तो कंफर्म इसमें से कोई ना कोई आपका है ना ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, तभी वह यूनिट के रूप में होगा, मतलब तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा, तभी वो यूनिट हम कहेंगे उस चीज को, है ना। तो अब देखिए क्या हुआ लास्टली आपको ये मिल गया कि जो हमारा fx है, ठीक है ना, इसका मतलब कि ये कांस्टेंट टर्म हो गया, है ना, ये भाई कांस्टेंट टर्म, इसमें से एक कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म हो गया, चाहे px चाहे qx हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म के रूप में हो गया। अच्छा बताओ, जब ये कांस्टेंट टर्म के रूप में हो गया है ना, तो बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, एक जो qx है वो fx के ही बराबर आएगा, मतलब px इज इक्वल टू 1 होगा, qx इज इक्वल टू, या उसमें कोई ना कोई एक 1 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो रीजन क्या है देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो अब एक qx है, qx की बात है, तो ये कंफर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। अब मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए x स्क्वायर प्लस का 5x वाली कुछ ऐसा ही है, अब मुझे पता हुआ कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और इनटू एक पॉलिनोमियल है ना, तो बहुत आप सेट कर सकते हो, कुछ कॉमन करके सेट कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ कॉमन करके सेट कर सकते हो, या तो पूरा वही लिखो फिर 1 इंटू करके लिखो, यही चीजें हो सकती हैं, है ना, तब तो वो इररेडुसिबल केस में दिखाई देगा। तो अब देखो इसमें कहना क्या था, कुछ नहीं कहना है आपको, ये fx को आपने इररेडुसिबल माना है ये fx, तो लास्ट में ये बोलना है कि ये जो एलिमेंट होंगे, बात समझ आ रही ना, मतलब कौन से एलिमेंट, जिससे ध्यान से समझिएगा, अगर fx कैपिटल fx में इररेडुसिबल पॉलिनोमियल है तो वही fx जो है देयरफॉर fx वह किस रूप में काम करेगा, इज इररेडुसिबल एलिमेंट, वह इररेडुसिबल एलिमेंट के रूप में दिखाई देगा, इररेडुसिबल एलिमेंट के रूप में, एलिमेंट इन कैपिटल fx। बात समझ आ रही है, क्यों, रीजन देखो यहाँ पे, अगर ऐसा होता, ध्यान समझिए, अगर ऐसा होता कि इसमें से दोनों पॉलिनोमियल होते तब तो यह होता कि इररेडुसिबल पॉलिनोमियल केस में चला जाता, बात समझ आ रही है ना, कि ये इसमें इररेडुसिबल पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें क्या हो गया कि एक एलिमेंट हमें, जब इररेडुसिबल पॉलिनोमियल हमने माना तो उसमें से एक एलिमेंट हमें कांस्टेंट के रूप में मिला है, कांस्टेंट टर्म के रूप में मिला है, जब कांस्टेंट टर्म के रूप में एक एलिमेंट मिलता है तब इसका मतलब कोई पॉलिनोमियल सिंगल एक पॉलिनोमियल रूप में आपको दिखाई देने वाला है, और उसको हम बोलेंगे इररेडुसिबल एलिमेंट भी बोल देंगे, क्या बोलेंगे उसको, तो हम लोग इररेडुसिबल एलिमेंट, तो वही चीज है यहाँ पे, देयरफॉर fx इज इररेडुसिबल एलिमेंट इन fx, एंड कन्वर्सली भी वही कहानी, कन्वर्सली हम ये मानेंगे, देखो बहुत सिंपल, कन्वर्सली हम ये मानेंगे कि जो fx है हमारे पास, कन्वर्सली लेट है ना, fx इज एन इररेडुसिबल एलिमेंट, अगर fx इररेडुसिबल एलिमेंट है, इररेडुसिबल एलिमेंट इन f ऑफ x, अगर ये इररेडुसिबल एलिमेंट है देन ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसान है, इट इज क्लियर दैट जो fx होगा ये आपका एक इररेडुसिबल पॉलिनोमियल भी होगा, क्योंकि देखो मेरा मतलब क्या है, खाली घुमा फिरा बातें हैं कि fx में अगर कोई एलिमेंट लोगे तो पॉलिनोमियल के रूप में ही दिखाई देगा, बस नहीं ना, पॉलिनोमियल के रूप में ही दिखाई देगा, और अगर वह एलिमेंट जो उसमें दिखाई दे रहा है होगा वो इररेडुसिबल एलिमेंट है तो कंफर्म में वो क्या होगा, इररेडुसिबल पॉलिनोमियल होगा। बस यही चीज नोट कर लें, नोट करके दिखा दीजिए, कुछ ये सब कुछ आएंगे नहीं, बहुत ये सब इजी चीजें हैं, घुमा फिरा के बातें कहनी है। मैं यहाँ पहले दो चीज बता देता हूँ, उसके बाद आइंस्टीन क्राइटेरिया जाता हूँ, ठीक है, कुछ किताबों में दिया है कुछ में नहीं दिया है, फिर भी आप जान लीजिए। जैसे एक होता है आपका प्रिमिटिव रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल का प्रिमिटिव, क्या पूछा था जी, प्रिमिटिव रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब ये प्रिमिटिव रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में बात करके समझते हैं। देखिए क्या है, कहते हैं कि अगर मान लीजिए n, इफ n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, इज अ पॉजिटिव इंटीजर,
अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड fx be any polynomial, fx कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, fx be any polynomial, then a primitive root, then alpha 1, alpha 2, alpha 3, या मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए अल्फा एन ही कर दिया, ठीक है ना, अल्फा एन बी द रूट ऑफ पॉलिनोमियल, मान लीजिए रूट ऑफ पॉलिनोमियल है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का रूट है, देन देयरफॉर अब प्रिमिटिव रूट क्या होगा, है ना, पॉलिनोमियल का प्रिमिटिव रूट क्या होगा, देयरफॉर अल्फा के इज कॉल्ड द प्रिमिटिव रूट ऑफ पॉलिनोमियल fx, ठीक है ना, पॉलिनोमियल fx इफ, अब कंडीशन ये है कि जो अल्फा के हो, अल्फा के पावर कुछ भी, मान लीजिए r या s या k ही कुछ भी, ऐसा करने पर हमें जो रिजल्ट है वो 1 के बराबर मिल जाना चाहिए, 1 के बराबर मिल जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये कहानी है कि जो अल्फा k टू दी पावर r इज इक्वल टू अब क्या है 1। बात समझ में आ रही है? या मैं इसको छोड़ू, इसको r मैं क्या करूँ, सी से लिख देता हूँ, n लिख दो सीधे आप, अल्फा के टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा 1। मतलब कि जो इसी रूट, सभी रूट में वह रूट प्रिमिटिव रूट कहलाएगा जिसके पावर से n डिग्री का पॉलिनोमियल है अगर, तो उसके पावर n करने पे आपका 1 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यहाँ पे, समझिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आप लोगों ने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तब ऐसे केस में इसके दो रूट, ठीक है ना, कौन कौन बताइए, प्लस आई और माइनस आई, इसके दो रूट आपके वो हो जाएंगे, है ना। जब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की बात आती है तो क्या करते हैं, -1 करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यूनिटी का स्क्वायर ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब जो एक्स की वैल्यू आती है वो प्लस माइनस 1 आती है, बस में प्लस माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे तो प्लस 1 और -1 इसका रूट तो पहले हो गया, रूट हो गया। अब प्लस 1 के पावर आप जब 2 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, है ना, और -1 के पावर भी 2 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब 1 एंड -1 आर द प्रिमिटिव रूट। अब यही रूट क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव रूट हो जाएगा, प्रिमिटिव रूट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे पहला, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें तो वाली सब वही हो गया। अगर x के पावर 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ x के 4 वैल्यू मिलते हैं, 1 -1 i माइनस आई मिलता है ना, इस तरीके से 1 -1 i माइनस आई, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ 1 के पावर 1 कर दोगे तब भी तो 1 मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना, 1 के पावर 1 करने पे भी 1 मिल जाएगा, 1 है ना, 1 -1, 1 और -1, 1 के पावर 1 करने पे 1 मिल गया। लेकिन जो ये 1 है, पावर 1 है, या n से, n मतलब 2 से क्या है, लेस है, तो यहाँ पे 1 केवल -1 इज द प्रिमिटिव रूट। मतलब प्रिमिटिव रूट के लिए समझिए कहानी, मतलब जो आपका रूट है ना उसके पावर वो n तो लगाएंगे आप, लेकिन पहला वही होना चाहिए। मतलब समझे, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी आप कह सकते हो, बात समझ रही ना। मतलब कि जब उसका पावर लगाएं, जो पॉलिनोमियल का डिग्री है, जब उसको हम लगाएं उसके पावर के रूप में रूट के, तो सबसे पहला पावर वही होना चाहिए, सबसे पहला इंटीजर वही होना चाहिए जिसको पावर लगाने पे आपको यूनिटी मिलता है। जैसे 1 की पावर 1 करते हैं तब 1 आ गया, है ना। तो ये 2 से क्या है, लेस है, इसलिए 1 आपका खाली रूट होगा, प्रिमिटिव रूट में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? -1 के पावर जब 2 करोगे तब 1 आएगा, तो -1 को प्रिमिटिव रूट। कंसेप्ट में क्या है एक्चुअली, बहुत हल्का सा पढ़ना है, जानना है, इसलिए इस चीज को समझ लीजिए इतने में। अब देखिए यहाँ पे 1 का, अब से 1 -1 i माइनस आई है, 1 के पावर 1 कर दोगे 1 आ जाएगा,
है ना, तो ये प्रिमिटिव रूट में नहीं आएगा। -1 के पावर 2 करोगे तब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 इज लेस देन 4 है, 2 इज लेस देन 4 है, तो ये दोनों प्रिमिटिव रूट में नहीं आएंगे। लेकिन जब i के पावर 4 करोगे तब 1 आएगा, जितना उसका डिग्री उतना ही है ना, है ना, उतने तब आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला, है ना। और -i का भी वही हाल है, जब इसके पावर भी 4 करोगे तब 1 आएगा। बस समझ रही है ना। तो इसका मतलब कि i and -i are the primitive root of x to the power 4 minus 1 are primitive root of x to the power 4 minus 1, ये उसका प्रिमिटिव रूट है। ये प्रिमिटिव रूट का कॉन्सेप्ट या ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत सिंपल तरीके में बता दूंगा आप लोगों को। जैसे पढ़ेगा आप लोग जनरेटर, तो जो जनरेटर होगा वही हो जाएगा, है ना। कहानी समझिए, जो जनरेटर टाइप में से आप जानते हैं कि 1 - 1 i - i में जनरेटर कौन होता है, i - i। अभी 1 ओमेगा स्क्वायर में जनरेटर कौन होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो अगर x³ - 1 की बात की जाए, x³ - 1 = 0 की बात की जाए, तो इसका प्रिमिटिव रूट क्या होगा, पहले इसका रूट क्या होगा, तो इसके 3 रूट होंगे। एक होगा 1 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जो इसका प्रिमिटिव रूट होगा हाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। तो यह होता है आपका प्रिमिटिव रूट ऑफ पॉलिनोमियल। चलो इसको भी नोट कर लो आप। तो यह हमारा क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ना। ठीक है, मतलब वही जो डिग्री लगा रहे हैं वो डिग्री पहला ही होना चाहिए जो आपको 1 दे। जैसे अभी -1 का क्यों नहीं हुआ इसमें, क्योंकि -1 की पावर 2 लगा दिया तब 1 मिल गया, है ना। तो यहाँ लिस्ट जो है वो 2 था, लेकिन 2 तो हो गया, लिस्ट वाला काम तो हो गया, लेकिन वो n नहीं रहा। तो n होना चाहिए, n ही लिस्ट के रूप में अगर होता है पावर लगाने को 1 देने वाला, तब हम उसको बोल देंगे उसको प्रिमिटिव, है ना। तो ये कहानी समझ के रखिएगा। हाँ तो वही साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखिए साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कहते मान लीजिए लेट fx कोई पॉलिनोमियल है, लेट fx इज अ पॉलिनोमियल, fx कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। मान लीजिए fnx में ही है, fx में ही है, कैपिटल fx में ही है, ठीक है ना। इस तरीके से है। और लेट कर लेते हैं कि जो अब देखो यहाँ पे जो मैं α1 α2 मानने जा रहा हूँ, ये इसका प्रिमिटिव रूट बोलूंगा, रूट नहीं प्रिमिटिव रूट। लेट α1, α2, α3 डॉट अल्फा। अच्छा अब देखो यहाँ पे n भी, अब कुछ लोग φn लिख देते हैं, वो φn भी क्या है ना, वो भी इस तरह से, ये भी प्रिमिटिव रूट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बस नहीं, ये भी क्या कर रहा है, प्रिमिटिव रूट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी यह नहीं, एक्चुअल में यह नहीं है। विद प्रिमिटिव रूट ऑफ fx, अगर ये इसका प्रिमिटिव रूट है, fx का प्रिमिटिव रूट है, देन तो कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है fx का बार, या इसी को आप कुछ भी लिख दीजिए, gx qx कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, इज इक्वल टू x माइनस का α1, x माइनस का α2 डॉट x माइनस का अल्फा फाइन या अल्फाइन, कोई दिक्कत नहीं, अल्फाइन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो आएगा इज कॉल्ड, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। तो इसी को आप साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने लिया कि x³ माइनस का 1, ये है ना, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसका प्रिमिटिव रूट, जब प्रिमिटिव रूट की बात करते हैं तो क्या आता है प्रिमिटिव रूट, बताओ यहाँ पे। तो इसका आता है प्रिमिटिव रूट ओमेगा स्क्वायर, यही ना आता है। तो जो इसका साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होगा fx बार या gx, ये क्या होगा, x माइनस का ओमेगा
और x माइनस का ओमेगा स्क्वायर होगा, x माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये इसका जो है साइक्लोटोमिक मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, है ना? ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो, तो इसका प्रिमिटिव रूट क्या होता है? क्या बताया गया इसका प्रिमिटिव रूट? केवल -1, केवल -1। तो जो इसका gx या fx बार जो होगा, जो इसका साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होगा, तो कितना जाएगा आपका, है ना? x+1। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में होता है x माइनस, है ना, -1, तो ये हो जाएगा आपका x+1 हो जाएगा। बोलिए कंफर्म है ना? इसी प्रकार से मान लीजिए fx इज इक्वल टू हमारे पास x टू द पावर 4 - 1 है, x टू द पावर 4 - 1 है ना? तो यहाँ पर जो प्रिमिटिव रूट होता है इसके लिए तो यह होता है आपका i माइनस i, इसका प्रिमिटिव रूट होता है ना? तो ऐसे केस में जब ये प्रिमिटिव रूट है तो यहाँ से क्या मिल जाने वाला है आपको? ऐसी स्थिति में आपको मिल जाएगा जो fx बार जो मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा कितना? x माइनस का i, है ना, और x प्लस का i मिल जाएगा। इसका मतलब क्या मिल जाएगा, है ना? इसका मतलब आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1, है ना? ये इस तरीके से आपको मिल जाने वाला है। क्लियर है? तो ये है आपका, है ना? इस तरीके से आप साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल करते हैं, बताते हैं, ठीक है ना? इस तरीके से नोट कर लीजिए इसे। यही है आइंस्टाइन क्राइटेरिया ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी। इसके द्वारा भी हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल की इररिड्यूसिबिलिटी ही चेक करते हैं, ठीक है? आइंस्टाइन क्राइटेरिया ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी, ठीक है ना? उस दिन बताया गया था कि आइंस्टाइन क्राइटेरिया ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी होता क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास fx इज इक्वल टू ऐसा है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डाटा डॉट प्लस का an x टू द पावर n, कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है ना? अगर पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल होगा कि नहीं होगा, है ना? तो आइंस्टाइन क्राइटेरिया कहता क्या है कि अगर कोई देयर एग्जिस्ट प्राइम p, अगर कोई प्राइम ऐसा p ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, है ना, और कैसा हो कि जो p है ना, p डिवाइड्स a0, p डिवाइड्स a1, p डिवाइड्स a2, p डिवाइड्स a3, डाटा डॉट p डिवाइड्स an-1, बट p डज नॉट डिवाइड्स an, एंड p स्क्वायर नॉट डिवाइड्स a0। इतना कंडीशन अगर होल्ड कर, मतलब ऐसा कोई प्राइम एग्जिस्ट कर जाता है कि वो प्राइम जो है a0 को डिवाइड करता हो, लेकिन उस प्राइम का स्क्वायर a0 को डिवाइड ना करता हो, और वो प्राइम जो है p a1 को डिवाइड करता हो, a2 को डिवाइड करता हो, सबको डिवाइड करता हो, an-1 तक सभी कोएफिशिएंट को डिवाइड करता हो, लेकिन an को डिवाइड ना करता हो, ऐसा कोई p मिल गया, तब ऐसे fx को बोलते हैं इररिड्यूसिबल। देन fx इज इररिड्यूसिबल। बात समझ आ रही? यही बात होती है और कुछ नहीं आइंस्टाइन क्राइटेरिया में, यही है। बात समझ आ रही ना? यही है आपका आइंस्टाइन क्राइटेरिया। तो अब ध्यान दीजिए इसमें करना क्या होता है, बस आपको पॉलिनोमियल दिया जाता है तो आप 1 by 1 प्राइम लेके चेक करते हैं, प्राइम p = 2, 3 ऐसे लेके चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा कोई प्राइम मिल पा रहा है जो इस कंडीशन को होल्ड कर पा रहा है। अगर कर गया तब तो इसको बोलेंगे इररिड्यूसिबल, अगर ऐसा कोई प्राइम नहीं मिलता इसको क्या बोलेंगे, तब इररिड्यूसिबल। इसका मतलब इररिड्यूसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो पहले स्टेटमेंट लिख दीजिए, फिर इसका प्रूफ की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो लिख लीजिए इसमें लेट fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n, वही जो लिखा हुआ है। be a polynomial with integer coefficient, be a polynomial with integer coefficient
बी अ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट दैट इज fx बिलोंग्स टू zx, कैपिटल zx है ना। इंटीजर कोफिशिएंट मतलब यही है कि जो fx कहाँ का पॉलिनोमियल है, zx का, fx बिलोंग्स टू zx, कैपिटल zx, ठीक है ना। आगे लिखिएगा, सपोज दैट फॉर सम प्राइम नंबर p, suppose that for some prime number p, suppose that for some prime number p, यही लिख दीजिए, प्राइम नंबर p divides a0, p divides a1, p divides a2, comma dot p divides an minus 1, but p does not divides an and also p square does not divides a0. ठीक है, then fx is irreducible polynomial, then fx is irreducible polynomial over the field of rational number, then fx is irreducible polynomial over the field of rational number, over the field of rational number, over the field of rational number, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आइए अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये बात समझ में आ गई ना आपको, यही है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आप समझेंगे आराम से स्टेटमेंट दे सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग एक पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट fx प्रूफ में इसके क्या जी, लेट fx belongs to zx such that fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square और plus dot plus an x to the power n, है ना, यह हो गया। तो ये आपका है पॉलिनोमियल, ये हमने कंसीडर कर लिया zx से। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे हमको दिखाना है कि अगर कोई प्राइम p ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए p डिवाइड्स a0, p डिवाइड्स a1, p डिवाइड्स a2, है ना, p डिवाइड्स an माइनस 1, लेकिन p डज नॉट डिवाइड्स an एंड आल्सो p स्क्वायर, है ना, डज नॉट डिवाइड्स a0। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में यह पॉलिनोमियल जो fx होगा ये आपका इररिड्यूसिबल होगा। ठीक है, हम उल्टा मान लेते हैं, लेट fx इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, मान लेते हैं fx जो है ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, fx इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, fx रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। तो अगर fx रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है देन तब इसे आप दो पॉलिनोमियल प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे, देन fx इज इक्वल टू, तो लिख दिया fx इज इक्वल टू, पहले है, पहले क्या मैं लिख देता हूँ a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर और प्लस डॉट और प्लस का an x टू द पावर n। अब इसको मैं लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, है ना, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर और प्लस डॉट और प्लस br x टू द पावर r, है ना। और भाई कुछ कम पावर होगा ना, प्रोडक्ट के रूप में लिखने जा रहे हैं, रिड्यूसिबल बोल रहे हो ना, तो उसका कुछ ना कुछ पावर होगा, कांस्टेंट तो होगा नहीं वहां पे, है ना, दोनों पॉलिनोमियल होंगे और दोनों में पावर जो होंगे, है ना, वो पॉजिटिव होंगे, r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है ना, और r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होगी और r की वैल्यू n से लेस भी होगी, ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे। फिर से c0 और प्लस का c1x प्लस का c2x स्क्वायर प्लस डॉट प्लस का cs x टू द पावर s, यह हो गया इस तरीके से। अगर रिड्यूसिबल है तो ऐसा होगा, है ना, सच दैट, ये भी याद रखेंगे आप, जो 0 से बड़ा r होगा लेकिन n से छोटा होगा, इसी तरह से 0 से बड़ा s होगा लेकिन n से छोटा होगा। तो रिड्यूसिबल है तो यही होगा ना, आप दो को प्रोडक्ट से x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1, है ना, तो x प्लस 1 x माइनस 1 x का पावर 1 x माइनस x प्लस 1 का भी पावर 1 x माइनस 1 के भी पावर 1 उस पॉलिनोमियल की, तो जो कि 2 से कम, ऐसा कंडीशन होल्ड करेगा। अब क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ है ना, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, किसका कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट हम यहाँ पे जो है कंपेयर करते हैं, अर्थात इक्वेट करते हैं।
कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब बताओ कांस्टेंट टर्म इधर क्या है, इधर हमारे पास A0 है, A0 है ना, और इधर कांस्टेंट टर्म कितना मिलेगा B0 C0, यही कांस्टेंट टर्म मिलेगा यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। अब हम लेट कर लेते हैं P डिवाइड्स A0, भाई ये तो ही है हमारे पास आइंस्टीन क्राइटेरिया, हम लगा रहे हैं जो कंडीशन उसने बोला हुआ है ना, क्योंकि भाई अगर रिड्यूसिबल है जो कंडीशन, उस कंडीशन में लगा के देख रहे हैं क्या चीजें हो रही हैं। लेट P डिवाइड्स A0, इसका मतलब अगर P डिवाइड्स A0 अगर आपने माना है तो कंफर्म है कि P डिवाइड्स तब B0 C0, B0 C0। अगर P B0 C0 के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P है ना, P डिवाइड्स आइदर, मैं लिख देता हूं आइदर, है ना, आइदर P डिवाइड्स B0 और P डिवाइड्स C0, यही होगा, है ना। दो के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है P प्राइम नंबर, तो उसमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, चाहे है ना B0 को, चाहे C, P प्राइम है, प्राइम नंबर है, तो किसी न किसी अगर दो के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो उसमें से किसी न किसी एक को डिवाइड करेगा, तभी वो दोनों प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आपको पता है एक चीज और, अगर सिंस आप ये भी जानते हैं कि जो P स्क्वायर है, जो कंडीशन हमारा आइंस्टीन क्राइटेरिया का, तो उसमें कह रहा है कि P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड A0, मालूम है क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि P डज नॉट डिवाइड बोथ B0 एंड C0, ठीक है ना। अगर प्राइम कोई P इस तरीके से जो A0 को डिवाइड करता है, लेकिन उसका स्क्वायर A0 को डिवाइड नहीं करता है, तो कंफर्म है कि ऐसी स्थिति में जो हमारा P है वो न तो B0 को डिवाइड करेगा, न तो C0 को डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, ये आप कोई प्राइम नंबर लेके आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मेन आपको यहाँ से ध्यान देना है। तो चलिए अब यहाँ पे आइदर P डिवाइड्स B0 और P डिवाइड्स C0 है यहाँ पे। चलो हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि P डिवाइड्स B0, है ना, कोई ना कोई एक लेके चलना है, जो मर्जी है आपकी। लेट करते हैं P डिवाइड्स B0 एंड P डज नॉट डिवाइड C0। अगर आपने एक को माना तो दूसरे को मानना होगा कि नहीं डिवाइड करता है, P प्राइम नंबर है जी। ये दो को प्रोडक्ट को डिवाइड करा तो किसी न किसी एक को डिवाइड करेगा, तो P डिवाइड्स B0, भाई या तो P B0 को डिवाइड करेगा तो P C0 को डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं कि P जो है वो B0 को डिवाइड कर रहा है और P C0 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान भी लेते हैं इसको। अच्छा, अब जो P है वो B0 को डिवाइड कर रहा है, तो आगे कहानी कुछ इस तरीके की है कि लेट कर इफ, अगर मान लीजिए जो P है, इफ P डिवाइड्स, अगर मान लीजिए P डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स B0, B1, B2, B3 डॉट 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 BR। अगर P हमारा जो है इस B के जो B कोफिशिएंट है, यहाँ पे B के कोफिशिएंट है B0, B1, B2 इस तरीके से, है ना, अगर इन सबको डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा मालूम है? तो अगर P अगर इस सबको डिवाइड कर रहा है तो विच इंप्लाइज, इसका मतलब कि तब P डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स तब P मालूम है इसको भी डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स A0, A1, A2 डॉट 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 AN को। अगर कहानी समझी, इस कहानी को समझी, मतलब समझिए बहुत ही सीधी सी बात है। अगर कोई प्राइम, मान लीजिए कोई हमने पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, दो पोलिनोमियल के फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हमने फैक्टराइज कर दिया, तो अगर कोई प्राइम नंबर ऐसा है जो एक पोलिनोमियल के हर कांस्टेंट टर्म को, हर कोफिशिएंट को वो डिवाइड कर रहा है, तो कंफर्म है कि वो यहाँ के भी हर कोफिशिएंट को क्या करेगा, डिवाइड। कैसे? देखो एक चीज समझ लो यहाँ पे कैसे। अभी देखो यहाँ पे अगर P हमारा समझने कैसे समझते हैं वो सिंपल तरीके से, है ना। एग्जांपल भी आप उठा के देख सकते हैं, लेके देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, अपने से कोई पॉलिनोमियल आप कंसीडर कर लीजिए। अभी जब एग्जांपल आपको मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए आइंस्टीन क्राइटेरिया से, तो उसी एग्जांपल को आप यहाँ चिपका दीजिए, काम बनेगा आपका, वो चीज पूरा होल्ड होता हुआ यहाँ दिखाई देगा, ठीक है ना। और ऐसे थ्योरेटिकली भी समझो चीजों को। P अगर B0 को भी डिवाइड करता है, P अगर B1 को भी डिवाइड करता है, P अगर B2 को भी डिवाइड करता है, और P अगर BR को भी डिवाइड करता है, तो बेटा जान लीजिए कि B0 जो है वो P इंटू कुछ होगा, B1 भी P इंटू कुछ होगा। भाई डिवाइड कर रहा है ना, मैं बोला 10 को डिवाइड करता है, 5 बार में कर रहा है ना, तो 10 2 गुणे 5 होगा ना। तो ऐसे ही जब P अगर B0 को डिवाइड करता है तो जो B0 होगा वो P इंटू कुछ होगा। ऐसे P B1 को डिवाइड करता है तो भी P इंटू कुछ होगा। ऐसे ही सब में P आएगा, वो P कॉमन हो जाएगा, और जब वो P कॉमन होगा तो उस P को उधर भेज देंगे, तो इस पूरे के बटे आएगा। इस पूरे के बटे आने का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ?
इस पूरे के बटे आने का मतलब यह हो गया कि P डिवाइड्स A0 B, बारी बारी सबके बटे आएगा, जो पूरे के बटे है सबके बटे आएगा, तो P डिवाइड्स A0 बाई P हो जाएगा, A1 बाई P हो जाएगा, A2 बाई P हो जाएगा, इस तरीके से। और साथ ही साथ जो हमने पॉलिनोमियल लिया हुआ है ना बेटा, ये ZX से लिया गया है, ये ZX, इसमें सब के सब जो नंबर है ना C1 C2 B0 B1 A1 A2 सब Z के एलिमेंट है। तो इसका मतलब कि जब A0 बाई जो P होगा ना वो भी एक इंटीजर होगा। तो एक इंटीजर कैसे होगा, जब P काटेगा तब न होगा, और जब P कटबन करेगा तो इंटीजर कहाँ से होगा, है ना। तो इसका मतलब P काटेगा, तो इसका मतलब वही कहानी, अगर B0 B1 B2 से लेकर BR को अगर P डिवाइड करता है तो P कंफर्म है कि A0 A1 A2 और AN सबको डिवाइड करेगा। देखिए समस्या क्या है मालूम है, P डिवाइड्स A0 A1 A2 AN, बट समस्या यह है कि हमारे पास जो आइंस्टीन क्राइटेरिया का जो स्टेटमेंट है वो कहता है P डज नॉट डिवाइड AN। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि P जो है AN तक सबको डिवाइड कर रहा है, P डज नॉट डिवाइड AN। इसका मतलब समझ रहे क्या है, इसका मतलब यह है कि P सबको, सभी B के जितने कोएफिशिएंट है P सबको डिवाइड नहीं करता, क्योंकि अगर P सबको डिवाइड करता तो फिर P A0 से लेके AN तक सबको डिवाइड करेगा, लेकिन हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कह रहा है कि P डज नॉट डिवाइड AN, P डज नॉट डिवाइड AN। इसका मतलब यह हो गया कि भैया P है ना B के सभी कोएफिशिएंटों को डिवाइड नहीं करता, है ना। तो 10 इट इज क्लियर दैट, यहां से यह स्पष्ट हो रहा है, इट इज क्लियर दैट P डज नॉट डिवाइड all coefficient of B का मतलब वही B1 B2 है ना, कहानी समझे, लिखने का तरीका समझिएगा। B का मतलब B1 B2 ऐसे सबको डिवाइड नहीं करता, सबको डिवाइड नहीं करता, इसका समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ को करता है ना, और कुछ को नहीं करता है। तो जब हम शुरू से चल रहे हैं, मान लो P B0 को डिवाइड कर रहा है, मान लो P B1 को डिवाइड कर रहा है, मान लो P जो है B2 को डिवाइड कर रहा है, तो पहला कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसको P डिवाइड नहीं करेगा, तभी ना ऐसा हो रहा है कि P सबको डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर P सबको डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है, सबको मतलब B0 से लेकर BR तक, अगर वो सबको डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब B0 से लेकर BR तक के बीच में, है ना, या पहला भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब बट उन सभी में से कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको P हमारा डिवाइड नहीं कर रहा है, तभी ना करेंगे सबको डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर वो सबको करना करता तो काय करते डिवाइड नहीं कर रहा है, बात समझ आ रही है ना। तो P अगर सबको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा है B0 से लेकर BR तक में, है ना, कोई ना कोई ऐसा है जिसको P डिवाइड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम करेंगे P सबको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट BK बी द फर्स्ट वैल्यू ऑफ B such that P does not divide B। मान लो कोई B के है भैया, कोई अभी K है